द झकास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झकास। इस हमारे फोन कॉल पे दिल्ली से रमा सोलंकी जी जुड़ चुकी है। रमा सोलंकी जी अमर उजाला में न्यूज एडिटर हैं और साथ ही साथ गूगल द्वारा मान्यता प्राप्त फैक्ट चेकर और ट्रेनर भी हैं। रमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमा जी, हमारा पहला सवाल ये होगा कि जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन के दरमियान बहुत तेजी से फेक न्यूज फैल रहा है, तो जो हमारे दर्शक हैं उसको कैसे रोकते हैं, उससे कैसे अवेयर रह सकते हैं? देखिए, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो कोविड-19 कोरोना वायरस के साथ साथ झूठी खबरें भी है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है। और खासकर एक चीज आप गौरव देखेंगे कि खबरों का ना लहजा बदल गया है। वो तो होता ही है कि जैसा माहौल चल रहा होता है खबरें भी बिल्कुल वैसी ही बनती हैं, खबरें भी मीडिया हाउस में बिल्कुल वैसे ही आती है और जो लोग फेक न्यूज वायरल करते हैं वो भी वैसे ही सक्रिय हो जाते हैं। अब आप देखो कि किस तरीके की खबरें जनवरी से लेके अप्रैल तक आई। आप अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो लोग फेक न्यूज बनाते हैं, अफवाह फैलाते हैं और उनके शिकार जो होते हैं वो किस तरीके की खबरों से होकर गुजर रहे हैं। आप देखो, जैसे ही जनवरी में कोरोना वायरस की चीजें सामने आने लगी, खासकर हिंदुस्तान के आप परिदृश्य में देखेंगे तो चाइना को लेकर, इटली को लेकर कि ऐसे बचाव किया जा सकता है, ट्रीटमेंट ऐसे किया जा सकता है, ये नुस्खे अपनाइए, ये बातें बहुत ज्यादा फैलने लगी। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही मार्च आने लगा तो मार्च में इटली लॉकडाउन और ऐसी थ्योरी सामने आने लगे कि भाई ये तो बायो वेपन है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा खबरें आई कि भाई तो बायो वेपन हो सकता है, एक जैविक हथियार हो सकता है। और अप्रैल से अब तक आप देखिए फेक न्यूज कितनी बदली। अब इसने रंग ले लिया है कम्युनल रूमर्स का, यानी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का। ये एक बहुत खतरनाक चीज है, मैं देखना चाहूंगी। बिल्कुल, कारण क्या है कि इस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया एक बहुत खतरनाक वायरस से लड़ रही है। ठीक है, उसकी वैक्सीन बन रही है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन एक साकार वैक्सीन बनकर अभी सामने नहीं आई है। तो इस बीच में हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है, हमें कुछ ऐसे नियम को पालन करना है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई। हमें इस समय सबसे बड़ा जो चुनौती है वो ये है कि हमें आपस में मिलकर किससे लड़ना है, दूरी में रहते हुए। अगर हम कम्युनल रूमर्स और इस तरीके की अफवाहों के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप जानते हैं कि देश कहाँ खड़ा होगा। हम कोरोना वायरस से तो लड़ेंगे नहीं, हम आपस में लड़ेंगे। तो ये खबरें आती कहाँ से है? तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है। और आपने जो सवाल पूछा कि एक आम दर्शक या एक आम पाठक या एक आम आदमी जिसके लिए सोशल मीडिया लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा सहारा बन गया, वो कैसे लड़ सकता है? बिल्कुल आसान है। एक फैक्ट चेकर तमाम तरीके की तकनीक और टूल को अपनाता है। ठीक है गौरव, वो तकनीक जो होती है वो तकनीक उसको बताती है कि फेक न्यूज ये इस आधार पे साबित हो सकती है। लेकिन जानते हैं फैक्ट चेकर का सबसे पहला कॉमन सेंस क्या होता है, जो आप में भी है, जो एक आम आदमी में भी है। आप खबर पे रुककर सोचिए, ये खबर इस समय आई तो क्यों आई, इसका मकसद क्यों हो सकता है, क्या ये जो वीडियो या ये संदेश या ये भी जो ऑडियो क्लिप है हमें दिखाई दे रही है वो कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। आप इसमें कॉमन सेंस लगाइए, 5W1H लगाइए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आज ही के टाइम पर ही मेरे व्हाट्सएप पे क्यों आ रही है। जो इसमें तस्वीर दिखाई जा रही है वो क्या बहुत नकारात्मक है या बहुत सकारात्मक है? उस तस्वीर का, उस वीडियो का टोन पहचानिए। आपको बहुत कुछ टोन बता देता है कि सामने वाला अगर आपके अंदर नफरत डालना चाहता है तो उसका एक मकसद होगा। फिर क्या ये खबर किसी अन्य क्रेडिबल स्टेट पे आई है, किसी अन्य प्रमाणिक स्तर पर आई है? क्रॉस चेक कीजिए। हम तो आजकल वैसे भी गूगल पे डिपेंडेंट है, तुरंत गूगल पे कीवर्ड डाल के चेक कीजिए कि ये जो खबर बता रहा है वो सच्ची है झूठी है। अगर वो सच्ची है तो गौरव सरकार ने भी उसको निकाला होगा, बड़े अखबारों में भी निकाला होगा। अगर वो झूठी है और कहीं कवर नहीं हुई है तो आपको पहला काम करना है शक। और एक दूसरा काम जो आप और हम आसानी से कर सकते हैं गौरव, कि हमारे पास कोई खबर आती है तो उसे बिना क्रेडिबिलिटी की, उसकी चेकिंग की, बिना फैक्ट चेक के, बिना जांच पड़ताल के उसको आगे फॉरवर्ड या ट्रांसफर बिल्कुल ना करें। कम से कम हम खबर को पहचान नहीं सकते तो फैलने से बचा सकते हैं। तो मुझे लगता है एक आम आदमी को 3 हथियार अपनाने चाहिए। पहली बात, उस खबर को रुक करके सोचे। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड और शेयर ना करें। तीसरी बात, अपना कॉमन सेंस लगाए, 5W1H लगाए। इन 3 चीजों को आप अपना के देखिए, आप भी फैक्ट चेकर की तरह काम कर सकते हैं और झूठी खबरों को वायरल होने से बचा सकते हैं। अगला सवाल ये होगा कि सोशल मीडिया से आने से
जो न्यू मीडिया उसको कौन कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल हर कोई जर्नलिस्ट बन गया है, सोशल मीडिया पे कुछ भी अपडेट करेगा, तो उससे न्यू मीडिया को क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? देखिए, जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब पत्रकारिता शुरू हुई तो हम अखबारों के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, इस माध्यम से पत्रकारिता कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद टेलीविजन आया और टेलीविजन में हमें उस चीज को दिखाने की क्षमता दिखा दी कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको वो ऐसे देखा जाता है। उसके बाद आप देखिए डिजिटल मीडिया की दस्तक हुई, जिसको आप न्यू मीडिया के एरा में रख सकते हैं। और उसके साथ आप देखिएगा उसका जो प्लेटफॉर्म है, वो मीडियम तो डिजिटल है, प्लेटफॉर्म क्या है? सोशल मीडिया। यानी कि आज आप फेसबुक पर डिपेंडेंट हैं, आज आप ट्विटर का प्रयोग कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर, और सबसे बड़ी बात है आप इंस्टा पे अपनी स्टोरी करते हैं। अब आप देखेंगे कोरोना वायरस में तो गौरव आपने देखा होगा कि इंस्टा पे लोग अपनी स्टोरीज भी न्यूज के तरीके से डालने लगे हैं। तो ये मतलब ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक बड़ा हथियार भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती तो बिल्कुल है। देखिए, पहले क्या होता था कि अखबार या टेलीविजन तय करते थे खबर जो दिखाई जा रही है वो खबर है, ठीक है। वो खबर जाता था, रिपोर्टर फील्ड से लेकर आता था, क्रॉस चेक करता था, दोनों तरीके की बाइट्स लेता था, पक्ष और विपक्ष की, फिर खबर बनाता था। तो खबर बहुत फिल्टर से निकलती है। इस बात को बारीकी से समझने की जरूरत है कि जब पत्रकार पत्रकारिता करता है तो वो खबर बहुत फिल्टर से होती है। एडिटोरियल मीटिंग में बैठता है, खबर अप्रूव्ड होती है, वो फील्ड में जाता है, बाइट्स लेकर आता है, फिर वो बनती है, फिर आउटपुट डिसीजन करता है खबर जाएगी कि नहीं जाएगी, जब तक वो बैलेंस ना हो। फिर वो ऑन एयर होकर आम आदमी तक आती है। तो वहां क्या हुआ? एक नियम है, ठीक है, वहां क्या एक कंट्रोल है, एक सिस्टम है। अब सोशल मीडिया पे क्या है? कोई कंट्रोल नहीं, कोई खबर को आपको अप्रूव नहीं कर रहा। आपके जो मन में आ रहा है, आपने सुबह खोला फेसबुक और अपनी एक चीज डाल दी, बड़ी खबर है ना, आपने चेक भी नहीं की है खबर सरकार की तरफ से आई है या किसी अथॉरिटी ने बोली है या प्रवक्ता ने बोली है, आपको लगा, आपने कहीं से देखा और कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 100 लोगों की अगर हम बात करें पढ़ने वालों की, तो 70% लोग तो आप मानते हैं ना कि अबोध है, इनोसेंट है जी, वो तो आपकी खबर पर बहुत वो करें। और देखो, जो फेक न्यूज भी फैलाई जाती है ना, उसका बड़ा मकसद होता है, कुछ लोग उसका एजेंडा सेट करते हैं और कुछ लोग उसके शिकार हो जाते हैं जी। एजेंडा सेट करने वाला जानता है कि इनके दिमाग से ऐसे खेलना है और फैलती चली जाएगी। सोशल मीडिया पर एक बार कोई खबर फैली तो वो रुक नहीं सकती, और जबकि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें खबर रुक सकती है जब तक वो अंदर बन रही है। वो भी जब ऑन एयर हो गई तो उसके बाद उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है कि कोई कंट्रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जबकि एक रिपोर्टर तमाम तरीके की चीजें सीख के निकलता है। वो लॉ भी पढ़ता है, वो एथिक्स भी पढ़ता है, रिपोर्टिंग भी पढ़ता है, प्रोडक्शन भी पढ़ता है। आप गाली दे रहे हैं वीडियो बना के, आप मेन टेलीविजन पे गाली दे सकते हैं? तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा, तुरंत आपको टोक दिया जाएगा। जो पीछे से प्रोड्यूसर बोलेगा, अरे क्या बोल रहे हो, रोको, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी सामूहिक तौर पर। लेकिन आप देखिए कि कितने सारे लोग यूट्यूबर हो गए, किसी के खिलाफ बोले जा रहे हैं, किसी नेता के खिलाफ बोले जा रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले जा रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आपका विरोध किसी से हो सकता है, लेकिन आप अपनी भाषा को संयमित रखिए और विरोध का प्रमाण दीजिए। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती है कि उसके पास फैक्ट चेक नहीं है। आपके मन में जो आ रहा है आप डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास कोई फिल्टर नहीं है, चुनौती भी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चुनौती सोशल मीडिया के लिए एक टेलीविजन से, ये ट्रेडिशनल मीडिया है। क्योंकि आज क्या होता है कि कोई चीज सोशल मीडिया पे आ जाती है, तब एकदम सारे संस्थान सक्रिय हो जाते हैं, खबर ट्रेंड कर रही है, ट्रेंडिंग वर्ड चल गया, कीवर्ड चल रहा है, अच्छा हम अपनी खबर ऐसी बनाते हैं, ये तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। तो ये जो आपस में चीजें चल रही हैं, इनको सिस्टम में करने की जरूरत है। आपको सोशल मीडिया पर भी लिखते पढ़ते समय बहुत सोचना पड़ेगा, और टेलीविजन और अखबारों को भी अब समझना पड़ेगा कि अब वो खबर नहीं जो उन्होंने दिखाई है। अब आम आदमी सोशल मीडिया पे आ चुका है, वो आपको सवाल कर लेता है। अब आप देखिए, पहले कोई जब बड़ा एंकर बोलता था, कोई बड़ा शो करता था, वो बोल के चला गया, उसे कोई फीडबैक नहीं मिलता था, नहीं, या उसका संपादक उसे फीडबैक देता था, भैया तुमने कल जो बोला वो ठीक नहीं है या अच्छा है। आजकल क्या है कि आपका शो चल रहा है और लोगों ने शुरू कर दिया क्वेश्चन करना, होता है कि नहीं होता है? जी, वो लाइव में आपसे सवाल करते हैं। तो टेलीविजन, अखबारों के लिए भी एक चुनौती है, डिजिटल मीडिया के लिए चुनौती है कि आपको तरीके से काम करना होगा। और अगर आप तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी खबर मान लीजिए किसी टेलीविजन पे आई और वो फेक है, गलत है, तो सोशल मीडिया पे लोग आकर के ट्रोलिंग कर देंगे, तुरंत बता देंगे, आपको तुरंत क्लिप डाल देते कि देखिए सच्चाई ये है। तो अब थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।
थोड़ा इस विधा को सीखने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे आप आइए, लेकिन पत्रकारिता का बेसिक जरूर सीखिए कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कैसे बोलते हैं। ये तीनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। 5 मिनट का मुश्किल से फर्क पड़ता है। अगर गौरव आप किसी खबर को पढ़ ले, समझ ले, जान ले, तो उसके बाद अगर आप बोलेंगे, लिखेंगे, बताएंगे, उसका असर दूर तक और लंबे समय तक रहेगा। लेकिन अगर आप कोई भी खबर जल्दी झटपट बोल देंगे और गलत बोल दी, तो आपकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म होगी और लोगों के अंदर तो आज आक्रोश है चैनल्स को लेकर, अखबारों को लेकर, वो और बढ़ जाएगा। जी, ये रमेश, मेरा अगला सवाल ये है कि इस पूरे लॉकडाउन में मीडिया का क्या रोल है? मतलब वो किस तरह की खबरों पर ज्यादा जोर दिया? किस चीज में? अब मीडिया का क्या रोल है? मतलब किस तरह की खबरों पर ज्यादा जोर दिया, किस तरह खबर दिखाया गया मीडिया पे? देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सुबह जब कोई इंसान उठता है तो सबसे पहले वो ब्रश करता है और आईने में अपने चेहरे को देखता है। एक मीडिया हाउस जो होता है, एक जो मीडिया संस्थान होता है, या आप कहें कि समूचा जो मीडिया होता है, वो आईना होता है। वो एक ऐसा स्तंभ होता है जिसका चौथा स्तंभ कह देते हैं कि वो एक चीज। देखिए, मीडिया क्या है? रिपोर्ट। अगर हम इसके शब्दों के अर्थों में जाएंगे, मीडिया का मतलब है मीडियम, माध्यम, ठीक है। और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? सूचना, रिपोर्ट करना। रिपोर्ट में कहीं भी व्यू नहीं आता, रिपोर्ट में खाली न्यूज आती है, व्यूज नहीं आते हैं। मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आम आदमी को सरकार के बारे में और सरकार को आम आदमी के बारे में बताता है। अब चलो कोरोना वायरस से जोड़ करके देखते हैं। इस समय दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है जी। WHO के माध्यम से हमें पता चल रहा है। हमें अपने देश की गवर्नमेंट की माई गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से बहुत कुछ पता चल रहा है कि भाई सरकार कर क्या रही है। और एक तरफ मीडिया मजदूरों की समस्या बता रहा है कि मजदूर कितने परेशानी में है, भूखे हैं, प्यासे हैं, और साथ में मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि भाई लोग मदद के लिए निकल रहे हैं, सरकारें मदद भी कर रही हैं, डॉक्टर के आगे चुनौतियां ये हैं। तो मीडिया का रोल होता है कि दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना, ना कि आपस में भिड़ाना, लड़ाना, चुगली करना। हमें इस रोल को समझना होगा। निंदा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, इस समय देश की सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। अगर हम 4 वीडियो डालकर ये दिखा दें कि सरकार ये नहीं कर रही, ये परेशान है, नहीं, आपको ये भी बताना चाहिए कि सरकार की सीमाएं क्या है, सरकार क्या कर सकती है। सरकार आपके और मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती है। हमें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। कैसे? कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। हर चीज के लिए सरकार के ऊपर निर्भर हो जाना, इस तरीके की तस्वीर मीडिया के द्वारा दिखाया जाना, ये भी गलत है। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। मीडिया का रोल बहुत अहम होता है, और खासकर कोरोना वायरस के समय पे तो बहुत खासकर, क्योंकि 4% फेक न्यूज जो निकल रही है वो मीडिया न्यूज रिपोर्ट से निकल रही है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस दौरान किस तरीके की फेक न्यूज हुई। करीब 35% तो वीडियो के माध्यम से फेक न्यूज आई, ठीक है। मैसेजेस जो आपको मिल रहे हैं 29% मैसेजेस के माध्यम से फेक न्यूज अब तक आ चुकी है कोरोना वायरस को लेकर के। और वही जो गलत तरीके की इमेज और तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो भी 29% के आसपास है। इस समय तो ऑडियो क्लिप भी आने लग गए। आपने WHO की ऑडियो क्लिप सुनी होगी, मजाक और कमाल है। वो 2% वो वायरल हो रही है आपके पास तमाम व्हाट्सएप के से, उसमें फॉल्स कंटेंट का यूज हो रहा है। और उसमें मीडिया की जिम्मेदारी आप देखिए कि मीडिया ने सोशल मीडिया से उठाया और उसे चला दिया। नहीं, हम मीडिया है, हमारा पहला कर्तव्य कि फैक्ट चेक करना कि जो खबर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम पे लोग ज्यादा निर्भर है। देखिए, कितना भी सोशल मीडिया आ जाए, लेकिन आज भी गांव का आदमी सुबह उठ के अखबार पढ़ता है जी, सुबह उठ करके कोई चैनल देखता है। तो हम ही गलत बताएंगे तो उसको कौन सहारा देगा। तो मीडिया की जिम्मेदारी आज ही नहीं गौरव, आगे भी बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन उसके ऊपर चुनौती आ जाएगी, सवाल खड़ा हो जाएगा अगर वो सही तरीके से अपनी ताकत को नहीं समझेगा। तो यही मैं कह रही थी, फैक्ट चेकिंग एक अलग से कंपनीज नहीं होनी चाहिए। फैक्ट चेक तो रिपोर्टर का पहला दायित्व बनना चाहिए, तभी तो बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ेगी फैक्ट चेकिंग की? अगर एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग को तरीके से करेगा, एक संपादक अपनी जिम्मेदारी को तरीके से समझेगा, एक संपादक खबर को समझेगा जी, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। जब हम भी पढ़ते तो कहते थे कि 5W1H देखते हैं, एक भी एलिमेंट गायब है तो शक कीजिए खबर फर्जी है। तो कहाँ गई वो प्रैक्टिस? पत्रकार को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे एक डॉक्टर को। ये मुझे मेरा अगला सवाल ये कि वर्क आपने काफी टाइम से वर्क एट होम कर रहे हो, और जब आप काम स्टूडियो में कर रहे हो तो आपका दोनों में काम करने एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब दोनों में बिल्कुल बहुत अंतर है, क्योंकि एक न्यूज रूम में खड़े होकर के काम करना, क्योंकि मैंने टेलीविजन में भी बहुत लंबे समय तक काम किया है, और मैंने
और मैं डिजिटल में भी बहुत समय से काम कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए सर क्या होता है, आप जब न्यूज रूम में खड़े होते हैं तो आपकी टीम आपके सामने होती है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं, आपकी तमाम सुविधाएं सामने होती है, वर्चुअल वर्ल्ड के चैलेंजेस कम हो जाते हैं। लेकिन आप जब घर में करते 2-3 रीजन है। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है आपकी मानसिक सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि आप न्यूज रूम में काम करते, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आप लोगों से बहस भी करेंगे, काम भी करवाएंगे, उनकी सुनेंगे भी, और आपस में बातचीत भी करेंगे और एक दूसरे से मिलकर के काम भी करेंगे। घर में क्या होता है, आप एक कमरे में बंद है, आपके सामने एक लैपटॉप खुला है, आप घर वालों के साथ भी इन्वॉल्व बहुत नहीं हो पाते क्योंकि आपको तरीके से काम भी करना है, चर्चा भी कम कर पाते हैं। हर चीज आप एक तरीके से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कोई चीजें सॉल्व हो रही है, हर चीज गूगल से हो रही है। जब आप सामने डिस्कस होते हैं तो आपके सीनियर लोग भी होते हैं, आप उनके अनुभव के हिसाब से भी खबरें लिखते हैं और बनाते हैं। तो ये अंतर तो आया है, लेकिन दूसरी चीज अच्छी ये हो गई है कि एक नई चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। वो चुनौती ये है कि भाई आपको घर पे रह के, मतलब आदमी को आइसोलेशन में रहने की आदत होनी चाहिए, इसलिए वो ज्यादा अच्छा आत्ममंथन करता है। तो इसको नेगेटिव मत लीजिए गौरव, इसमें भी एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि आपका जो डेडिकेशन वर्क है, आप उसमें इस दौरान हम अपनी कई खराब आदतों को ठीक कर सकते हैं। इस दौरान हम ये जान सकते हैं कि क्या वाकई जो कंपनी हमें 8 और 9 घंटे का पैसा देती है या 8 और 9 घंटे पे हम पे विश्वास करती है, हम उसमें से कितना ईमानदारी से काम करते हैं। जी, लोगों का काम बढ़ गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि पहले 8-9 घंटे लोग फिक्स करते थे, अब 12-13 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता को मैं औरों से अलग लेती हूँ, पत्रकारों का काम 24 घंटे का ही होता है। लेकिन इस दौरान का ये कि नई नई टेक्निक सीख रहे हैं, जैसे जूम पे बातें करना, नए टेक्निक टूल सीखना। तो इस समय को भी आप पॉजिटिव लीजिए। और न्यूज रूम को तो मैं जरूर मिस करूंगी क्योंकि न्यूज रूम में आप रोज नया सीखते हैं और अब आप तय करते हो आपको क्या सीखना है, ये अंतर आ गया है। ये मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप हमारे दर्शकों को कोरोना को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? कोरोना वायरस को लेकर के मैं ये बात दिल से कहना चाहूंगी कि ये समय ना बहुत समझदारी का है और ये समय ना हमें समझदारी से काम करने का भी है। अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास न करें, किसी भी गलत खबर को आगे न बढ़ाएं और इस समय आप अपने अंदर अच्छी आदतें डालिए। जैसे कि अगर आप लेट उठते हैं तो जल्दी जागिए। आप अगर कोई ऐसी आदत है जो कभी नहीं बदल पाए, जिसके लिए आप एक्सक्यूज देते थे, आप इस दौरान कीजिए। और ये सबसे सुनहरा मौका है अपने परिवार में रहने का, अपने माता पिता के साथ रहने का, अपने बच्चों के साथ रहने का। उनको समय दीजिए, उनको समझिए और ये कीजिए कि आप भाग दौड़ में कहाँ उनको भूल गए थे। तो आप अपनी सेहत के साथ साथ, मानसिक सेहत के साथ साथ परिवार का ख्याल भी रख सकते हैं। और इस दौरान मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं नई नई, जो आप ऑफिस आने जाने के समय में नहीं सीख पाते थे। और आखिरी मेरी सबसे बड़ा पॉइंट मैं गौरव यही रखना चाहूंगी, हमने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया है, क्योंकि वो बोलती नहीं है, वो हमसे शिकायत नहीं करती, वो हमें रोकती टोकती नहीं है। आप देखिए इस प्रकृति ने आपको क्या सबक दिया है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम इस प्रकृति के सबक को और उसकी परेशानी को समझ लें तो किसी कोरोना वायरस से, किसी भी इस तरीके के आपदा का सामना हमें कभी नहीं करना पड़ेगा। और अपने देश का, अपनी देश की सरकार का और अपनी देश के बड़े बड़े संस्थानों का कृपया करके इस समय साथ दीजिए। हमें अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी बचानी है। और हिंदू मुसलमान इन सबकी लड़ाइयों से कृपया करके ऊपर उठ जाइए। हम जीवित रहेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। इस समय मंदिर भी बंद है, इस समय मस्जिद भी बंद है। समझ लीजिए इंसानियत सबसे बड़ा गुण है। मुझे लगता है कि इस समय आपको इंसान बनने का प्रकृति ने मौका दिया है। रमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय दिया और हमसे मिलकर यह दुआ करेंगे कि हम जल्द से जल्द इस कोरोना को पूरी तरह से हराकर और हम सबकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। बिल्कुल गौरव, धन्यवाद।